आज एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा। एक ऐसी सभ्यता जो कभी वापस नहीं आएगी। ये शब्द 7 अप्रैल 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से निकले थे। सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। यह कोई आम बयान नहीं था। यह एक ऐसी चेतावनी थी जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी थी। ऐसा लग रहा था मानो हम सच में एक परमाणु युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। नमस्कार, आइए इस बेहद गंभीर और हैरान कर देने वाले विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। इस प्रेजेंटेशन का मुख्य विषय है 2026 का वैश्विक तनाव, यानी अमेरिका और ईरान के बीच के उस भयानक संघर्ष का विश्लेषण। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और 2026 के इस युद्ध की उस उलझी हुई बिल्कुल अराजक टाइमलाइन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आखिर अचानक से इतनी बड़े मिलिट्री एक्शंस, कूटनीतिक विफलताएं और इन सब का पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ा? हम तथ्यों और डेटा के जरिए इस पूरी कहानी को समझेंगे। लेकिन घटनाओं की गहराई में जाने से पहले एक नंबर पर गौर करते हैं। 4000। ये सिर्फ कोई कागज पर लिखा आंकड़ा नहीं है। 28 फरवरी को जब यह संघर्ष शुरू हुआ तो शुरुआती 50 दिनों के अंदर ही, जी हां, सिर्फ 50 दिनों में 4000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे। ये हमेशा याद दिलाता है कि बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिक्स और रणनीतियों के पीछे असल में एक बहुत ही दर्दनाक मानवीय कीमत छिपी होती है। अगर हम इन शुरुआती मौतों को क्षेत्र के हिसाब से देखें तो स्थिति की गंभीरता और भी साफ हो जाती है। डेटा देखिए, लेबनान में 2100 से ज़्यादा और ईरान में 2000 से ज़्यादा जानें गईं। दूसरी तरफ इजराइल ने अपने 26 नागरिक और सैनिक खोए, जबकि अमेरिका के 13 सैनिक मारे गए। ये नंबर्स अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करते हैं, हज़ारों परिवारों के उजड़ने की और उनके घरों के तबाह होने की कहानी। ये सच में दिल दहला देने वाला है। अब सवाल है कि बात यहां तक पहुंची कैसे। चलिए टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। वसंत के शुरुआती दिनों में ही तनाव बढ़ने लगा था। 21 मार्च को अमेरिका और इजराइल ने ईरान की नतांज परमाणु सुविधा पर हमला किया। फिर 30 मार्च को इजराइल ने एक विवादास्पद मृत्युदंड कानून पास किया, जिसके बारे में कहा गया कि यह वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को टारगेट करने के लिए था। और फिर आया 3 अप्रैल का दिन। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने युद्ध की दिशा ही बदल दी, जब ईरान ने एक अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट को मार गिराया। पर उस जेट के गिरने से पहले एक और भयानक खतरा मंडरा रहा था। कतर के प्रधानमंत्री ने 2025 में ही एक गंभीर चेतावनी दी थी ईरान के बुशहर परमाणु प्लांट के बारे में। उन्होंने कहा था कि अगर इस प्लांट को कुछ हुआ तो ये मूल रूप से पूरी तरह से दूषित हो जाएगा। ना पानी बचेगा, ना मछली, कुछ भी नहीं। और पता है, संघर्ष के शुरुआती दिनों में ही इस प्लांट के बिल्कुल आसपास 4 बम गिरे थे। सोचिए, अगर ये प्लांट हिट हो जाता तो पूरे खाड़ी क्षेत्र में चेरनोबिल जैसी तबाही मच सकती थी, जिसका असर आने वाली कई पीढ़ियों तक रहता। भाग 1, लापता एयरमैन की तलाश। आइए इस किस्से पर चलते हैं। ईश्वर महान है, यानी गॉड इज गुड। 3 अप्रैल को जब F-15E जेट गिराया गया तो अमेरिका का ये दावा धरा का धरा रह गया कि आसमान पर उनका पूरा कंट्रोल है। जेट में 2 लोग सवार थे। पायलट तो कुछ ही घंटों में मिल गया, लेकिन वेपन सिस्टम्स ऑफिसर दुश्मन के इलाके में कहीं लापता हो गया। ये कहानी सच में किसी थ्रिलर फिल्म जैसी है। इजेक्ट करते वक्त घायल होने के बावजूद वो ऑफिसर 7000 फीट की ऊंचाई तक चढ़ा और एक पहाड़ी की दरार में छिप गया। करीब 24 घंटे बाद उसने रेडियो पर सिर्फ 3 शब्दों का एक मैसेज भेजा, गॉड इज गुड। शुरू में तो अमेरिकी अधिकारियों को लगा कि ये ईरान का कोई जाल है, पर नहीं, ये मैसेज बिल्कुल असली था। इस कंफर्मेशन के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन एक्सट्रैक्शन, इतिहास का सबसे मुश्किल रेस्क्यू मिशन। पहले CIA ने एक भ्रामक अभियान चलाया। उन्होंने झूठी खबर फैलाई कि दोनों क्रू मेंबर्स मिल गए हैं, ताकि ईरान अपनी तलाश रोक दे। जैसे ही सही लोकेशन मिली, सैकड़ों डेल्टा फोर्स और नेवी सील कमांडो ईरान में घुस गए और ऊपर से अमेरिकी एयर स्ट्राइक्स ने उन्हें कवर दिया। एयरमैन तो बच गया, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। अमेरिका ने इस मिशन में अपना एक A-10 वॉर्थहॉक विमान, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खो दिए, जिन्हें दुश्मन के हाथ लगने से बचाने के लिए खुद ही नष्ट करना पड़ा। भाग 2, डेडलाइन और युद्ध विराम। अब देखते हैं कूटनीतिक मोर्चे पर क्या हो रहा था। इस खतरनाक रेस्क्यू के तुरंत बाद फोकस वापस बड़े भू राजनीतिक खेल पर शिफ्ट हो जाता है। 7 अप्रैल की वो डरावनी डेडलाइन बिल्कुल सर पर थी। ट्रंप प्रशासन पहले ही ऐसी 4 डेडलाइंस दे चुका था जिन्हें ईरान ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। लेकिन इस बार धमकियां एक अलग ही स्तर पर चली गई थीं। नागरिक बुनियादी ढांचे जैसे पुलों और पावर प्लांट्स को तबाह करने की बात हो रही थी।
यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र और एमनेस्टी इंटरनेशनल को साफ चेतावनी देनी पड़ी कि नागरिकों को टारगेट करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध अपराध है। और डेडलाइन से ठीक पहले अमेरिका ने खार्ग द्वीप पर हमला कर दिया, वो जगह जहां से ईरान अपना 90% तेल निर्यात करता है। पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई थीं। और फिर जब उस ट्रंप अल्टीमेटम में सिर्फ 90 मिनट बचे थे, सिर्फ 1.5 घंटा, तब कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक डायरेक्ट चैनल का इस्तेमाल हुआ और पाकिस्तान ने अचानक से 2 हफ्ते के सीज़फायर यानी युद्ध विराम की मध्यस्थता कर दी। ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के लिए मान गया और अमेरिका ने अपने हमले रोकने का वादा किया। लेकिन ये राहत की सांस बहुत छोटी थी। कूटनीति में कंफ्यूजन कितना खतरनाक हो सकता है, ये अगले ही पल साफ हो गया। पाकिस्तान और ईरान ने आधिकारिक बयान दिया कि इस डील के तहत लेबनान पूरी तरह सुरक्षित है, पर वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल का दावा था कि लेबनान तो इस डील का हिस्सा कभी था ही नहीं। नतीजा, डील के कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने लेबनान पर 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स कर दी, 300 से ज्यादा लोग मारे गए। ये लेबनान पर हुई अब तक की सबसे घातक बमबारी थी। भाग 3 शांति वार्ता विफल। अब आते हैं इस्लामाबाद की बातचीत पर। इस हड़कंप और खून खराबे के बीच 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में शांति वार्ता शुरू हुई। सबकी निगाहें वहीं थी कि शायद अब कोई स्थायी हल निकल आए। ये बातचीत लगातार 21 घंटे तक चली। ईरान ने एक 10 सूत्री शांति प्रस्ताव रखा। कहा जाता है कि ज्यादातर पॉइंट्स पर सहमति बन ही गई थी, लेकिन एक मुद्दा फंस गया और वो था परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका अड़ा हुआ था कि ईरान को अपनी सारी परमाणु गतिविधियां 20 साल के लिए सस्पेंड करनी होंगी। ईरान ने कहा नहीं, हम 5 साल से ज्यादा का निलंबन किसी हाल में नहीं मानेंगे। ये अंतर इतना बड़ा था कि आगे बात ही नहीं बढ़ पाई और अगले ही दिन वार्ता को पूरी तरह से विफल घोषित कर दिया गया। वार्ता फेल होते ही जल्द ही अफरा तफरी मच गई। 12 अप्रैल को अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की पूरी तरह से नाकाबंदी यानी ब्लॉकेड शुरू कर दिया। अब हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर दोनों तरफ से नाकाबंदी थी। 17 अप्रैल को ईरान ने अचानक एक घोषणा की कि वो कमर्शियल जहाज़ों के लिए इस जल डमरू मध्य को खोल रहा है। सबको लगा चलो कुछ तो नॉर्मल होगा, पर ठीक अगले दिन 18 अप्रैल को ईरान ने अपना ही फैसला पलट दिया। उन्होंने इसे वापस बंद किया और वहां से गुजरने वाले कार्गो शिप्स पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। चलिए इसका थोड़ा आर्थिक प्रभाव देखते हैं। ये बार चार्ट देखिए। जैसे ही 17 अप्रैल को ईरान ने सिर्फ एक दिन के लिए जल डमरू मध्य खोलने की बात कही थी, वैश्विक तेल की कीमतें तुरंत 10% तक गिर गईं। सोचिए, दुनिया का पूरा ऊर्जा बाजार एक छोटे से समुद्री रास्ते की स्थिरता पर कितना ज्यादा निर्भर करता है। एक छोटी सी न्यूज और मार्केट में इतना बड़ा उतार चढ़ाव। भाग 4 वैश्विक प्रभाव, द ग्लोबल रिपल इफेक्ट। अब ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं रह गई थी। इस आग की लपटें दूसरे देशों तक पहुंचने लगी थीं। कोलैटरल डैमेज यानी संपार्श्विक क्षति के असली उदाहरण बहुत डराने वाले थे। चीन ने अमेरिका को चेतावनी दे दी क्योंकि उनके जहाज रोके जा रहे थे। भारत, जो पहले ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह पर काम कर रहा था, वो भी इसमें फंस गया। एक भारतीय सुपर टैंकर जिसमें 20 लाख बैरल इराकी तेल भरा था, उस पर फायरिंग की गई। करीब 8 भारतीय जहाज़ों को वहां से यू टर्न लेना पड़ा। ऊपर से रूस से तेल खरीदने पर भारत को मिली अमेरिकी छूट की समय सीमा भी खत्म होने वाली थी। ये सब क्लियरली दिखाता है कि एक कूटनीतिक विफलता कैसे दुनिया के हर कोने में ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार को खतरे में डाल देती है। तो आखिर में ये सबसे बड़ा और डरावना सवाल सामने आता है, 22 अप्रैल को क्या होगा? ये वो दिन है जब अमेरिका और ईरान के बीच का वो कमज़ोर 2 हफ्ते का सीज़फायर खत्म होने वाला है। लेबनान और इजराइल के बीच भी 10 दिन का युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन इजरायली सैनिक अभी भी दक्षिणी लेबनान में मौजूद हैं। अगर 22 अप्रैल तक कोई ठोस स्थायी समझौता नहीं होता है, तो क्या ये सब एक ऐसे पूर्ण स्तरीय युद्ध में बदल जाएगा जो इस दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा है? और सबसे बड़ी बात, क्या इजराइल किसी ऐसी डील को मानेगा जो अमेरिका और ईरान आपस में तय करते हैं? हम वाकई इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां अगला पन्ना कुछ भी ला सकता है। इस विश्लेषण में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देता है ना?